नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और वीआईपी विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके वहीं आज हम बात करेंगे हरियाणा के बारे में, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें, हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार पर पेच फंसा हुआ है, जहां शपथ ग्रहण से पहले अहिरवाल क्षेत्र के नेता 2 मंत्रियों पर अड़े हुए हैं। राजभवन आई मंत्रियों की 5 गाड़ियां लौटाई गई हैं और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शपथ लेने को तैयार नहीं है। 2 विधायकों को मंत्री बनाने की मांग उठी है। वहीं शपथ ले चुके 5 मंत्रियों में काम के बंटवारे को लेकर भी मांग की गई है। केंद्र किसी भी हालत में चुनाव में विवाद नहीं चाहता। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार पर पेच फंसा हुआ है, जहां अनिल विज के राजी न होने से इसमें देरी सामने आई है। आपको बता दें, हरियाणा में सीएम नायब सैनी की अगुवाई वाली सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर अब पेच फंसता हुआ नजर आया है। सूत्रों से खबर सामने आई है कि पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शपथ लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद उन्हें काफी मनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब अहिरवाल क्षेत्र के एक बड़े नेता ने अपने इलाके से 2 विधायकों को मंत्री बनाने की मांग उठा दी है और वे इस पर अड़ चुके हैं। राजभवन में पहले हलचल घटी थी और मंत्रियों के लिए मंगाई गाड़ियां भी लौटाई गई थी। वहीं हालांकि अब फिर से हलचल बढ़ गई है। हालांकि जब से हरियाणा सरकार के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चयन हुआ था, तभी से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नाराज चल रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने एक बयान में नाराजगी को परे करते हुए एक बयान दिया था और भाजपा के साथ होने की बात की थी। लेकिन अब इस तरह से मंत्री पद की शपथ ना लेना कई तरह के सवाल खड़े करता है। वहीं आपको बता दें, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी टीएसएन प्रसाद राजभवन पहुंच गए हैं। इससे पहले वे सीएम नायब सैनी से मिले थे। गुरुग्राम से विधायक सुनील सिंगला भी राजभवन पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट विस्तार का 11 बजे टाइम था, लेकिन अब आगे बढ़ गया है। वहीं इस समय अब केंद्र सरकार ने भी दखल दिया है। उनका कहना है कि यदि विवाद ज्यादा हो रहा है तो फिलहाल के लिए विस्तार टाल दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, यदि विवाद बढ़ता दिखाई देगा तो विस्तार टल सकता है। वहीं सीएम सैनी ने केंद्रीय नेतृत्व से बात की थी, जिसके बाद उन्हें सलाह दी गई थी कि अगर कोई विवाद हो तो फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की बजाय पहले शपथ ले चुके 5 मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर काम चला दिया जाए। वहीं केंद्र से ये सलाह दी गई है कि लोकसभा चुनाव से पहले वे किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहते हैं, इसलिए जितना हो इस मुद्दे को टालने की कोशिश की जाए। वहीं फिलहाल पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को मनाने का कार्य किया जा रहा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्री बन चुके हैं। अभी तक सीएम और 5 मंत्री शपथ भी ले चुके हैं। 8 मंत्रियों के लिए फिलहाल जगह खाली है और सरकार ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो भाजपा के कई विधायक के साथ ही निर्दलीय विधायकों की भी सैनी के मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है। इसके साथ ही मंत्रियों को विभागों का बंटवारा के साथ भी साथ साथ हो जाएगा।
हरियाणा की गठित हुई नई सरकार में आपसी सामंजस्य के न होने के चलते ही मंत्रिमंडल विस्तार में पेच फंसता हुआ अब नजर आ रहा है। कहीं कोई विधायक अपने 2 विधायकों को मंत्री बनाने पर अड़ा हुआ है तो कोई शपथ न लेने पर। वहीं इसी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से भी बात की गई है, जिसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व का कहना है कि किसी भी हालातों में विवादों को बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी में किसी भी तरह का विवाद हो। इसलिए वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो। वहीं केंद्र से सीएम सैनी को ये भी सुझाव आया है कि यदि विवाद इस दौरान ज्यादा होता है तो फिलहाल के लिए विस्तार टाल दे। वहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि अनिल विज किस बात को लेकर इतना अड़े हुए हैं और केंद्रीय नेतृत्व और हरियाणा नेतृत्व उनको किस तरह मनाता है और उनकी बात किस तरह मानकर उनको मना लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं फिलहाल हरियाणा के मंत्रिमंडल में विस्तार पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, जहां अनिल विज के राजी न होने से इसमें देरी दिख रही है। वहीं सीएम सैनी से मिलकर चीफ सेक्रेटरी राजभवन भी पहुंच चुके हैं। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से अश्विनी कुमार जी, संवाददाता चंडीगढ़ से। अश्विनी जी, आज हरियाणा की नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने मंत्री पद से शपथ लेने के लिए इनकार कर दिया है। तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आज नायब सैनी सरकार के में पहले कैबिनेट का विस्तार हुआ था, लेकिन उसको लेके अभी तक सरकार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिर लगातार अनिल विज के नाराज होने की सूचनाएँ आ रही हैं। वहीं अहिरवाल क्षेत्र से भी बीजेपी के बड़े नेता के इस मामले में अड़चन डालने की लगातार खबरें आ रही हैं। अहिरवाल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि अहिरवाल क्षेत्र से 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। सबसे पहले उनकी पसंद ओपी यादव हैं। ओपी यादव की जो कि पहले हरियाणा में राज्य मंत्री थे, लेकिन कहीं जी। न कहीं उसके अलावा अभय यादव का भी नाम अहिरवाल क्षेत्र से लगातार मंत्रिमंडल में शामिल होने को आ रहा है। तो अभय यादव को कहीं न कहीं राव इंद्रजीत सिंह पसंद नहीं करते हैं। इसके कारण वहाँ ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है और लगातार राव इंद्रजीत सिंह के कहने से ये मामला में देरी हो रही है। अगर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की बात की जाए तो अनिल विज पहले दिन से ही सरकार से खफा हैं और वो जी। बीच से ही मीटिंग छोड़कर चले गए थे और जिस तरह से लगातार ये बयानबाजी चल रही थी और ये सुर्खियां आ रही थी कि उनको शीर्ष नेतृत्व बनाने में जुटा हुआ है। वहीं इस बात का खंडन करते हुए अनिल विज ने कहा है कि उनसे किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं किया जा रहा है और ना ही उनसे कोई सरकार में नाराजगी है। वो पहले भी बीजेपी के साथ है और आप भी बीजेपी के साथ हैं। इस पूरे घटनाक्रम में आज ये पूरा दिन निकल गया है और अब से 1 घंटे के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे समय निकल गया है, चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता ना लग जाए, क्योंकि 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनावों के लिए एक पत्रकार वार्ता की जा रही है, जिसमें ये ना कहीं समझ आ रहा है कि चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। और इस बढ़ते विवाद के बीच में बीजेपी आला कमान ने भी कहीं ना कहीं हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को यह सलाह दी है कि यदि मंत्रिमंडल के विस्तार में कहीं टकराव की स्थिति होती है तो इसका विस्तार लोकसभा चुनाव के बाद कर दिया जाए।
जी। जी, अश्विनी जी, देखा जा रहा है कि विवाद बढ़ता ही जा रहा है और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और जैसा कि अभी आपने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि विवाद ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आए तो फिलहाल के लिए विस्तार टाल दें। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए संभव हो पाएगा कि हरियाणा की जो नई सरकार गठित हुई है, इन्हीं के बीच सामंजस्य बन सके और सभी राजी खुशी मंत्री पद की शपथ ले ले और मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए? क्या ये संभव है? जी, बिल्कुल, समय लगा लगभग 1 घंटे का रह गया, उस 1 घंटे के बीच में यदि शपथ समारोह हो जाता है, तो कहीं न कहीं ये बात पॉसिबल हो सकती है। लेकिन जिस तरह समय कम है, उसके बीच में शपथ समारोह भी होना है और जी। मंत्रियों को उनका कार्यभार भी सँभालना है, तो समय कम है और जिसके मद्देनज़र ये कम ही आशंका लग रही है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्योंकि लगातार सुबह से अभी तक गुस्सा मनाने की बात चल रही है और केंद्रीय नेतृत्व लगातार रुसे हुए भाजपा के नेताओं को मनाने में जुटा हुआ है। जी। लेकिन कहीं न कहीं वो रुसे हुए जो नेता हैं, वो मानने में असफल हुए हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं मंत्रिमंडल विस्तार का पेच लगातार फँसता जा रहा है। जी। जी, अश्विनी जी, जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज सरकार से नाराज़ चल रहे हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि उनकी कोई ऐसी माँग है जो कि केंद्र सरकार को उचित नहीं लग रही है और जिसके चलते उनके और सरकार के बीच अंदरूनी खटपट चल रही है? जी, बिल्कुल, जिस तरह से हरियाणा निवास में विधायक दल के नेता चुनने पर के बाद जिस तरह से अनिल विज के तेवर थे, तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि अनिल विज विधायक दल के नेता चुनने से नाराज़ हैं और इसके जी। बाद लगातार ये सुर्खियाँ आ रही थी कि अनिल विज से गृह मंत्रालय वापस लिया जा रहा है और डिप्टी सीएम के सभी महकमे उसके बदले में उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अनिल विज का अभी थोड़ी देर पहले मीडिया में बयान आया है कि उनको किसी तरह की नाराज़गी नहीं है और ना ही उनसे किसी तरह का भाजपा के आला कमान संपर्क साध रहे हैं। वो पहले भी बीजेपी में थे, अभी बीच में। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं भी पूर्व गृह मंत्री अनिल विज मामले में पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जी, जैसा कि आपने कहा कि कुछ समय पहले ही अनिल विज का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वे पार्टी आला हाईकमान से कोई नाराज़ नहीं है और केंद्रीय नेतृत्व से लगातार उन्हें संपर्क भी साधा जा रहा है, उन्हें मिलने के लिए बुलाया जा रहा है, उनसे चर्चाएँ भी की जा रही हैं और वे हमेशा बीजेपी के लिए तत्पर हैं, उनके लिए हमेशा वे काम करते रहेंगे। लेकिन अब वे जिस तरह से मंत्री पद की शपथ ना लेने पर अड़े हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? हेलो? जी। जी, अश्विनी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह अभी आपने बताया कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का एक बयान सामने आया था विगत दिनों, जहां उन्होंने कहा था कि वे बीजेपी से नाराज नहीं हैं और बीजेपी आला हाईकमान उनसे लगातार संपर्क साध रही है, संपर्क में बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेने से इनकार कर दिया और वे अड़े हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? लगता है अश्विनी जी से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि कई बातों को लेकर हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार पर पेच फिलहाल फंसा हुआ है और अनिल विज की नाराजगी के चलते इसमें देरी होना बताई जा रही है। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में फिलहाल पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा से जुड़े सूत्रों के अनुसार अगर हम आपको बताएं तो पूर्व गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शपथ लेने के लिए तैयार नहीं है और मंत्रियों द्वारा उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब अहिरवाल क्षेत्र के एक बड़े नेता ने अपने 2 विधायकों को मंत्री बनाने की भी मांग इस दौरान उठा दी है, जिसको लेकर वे अड़ चुके हैं और वहीं राजभवन से पहले हलचल घटी थी और मंत्रियों के लिए मंगाई गाड़ियां भी लौटा दी गई थी, लेकिन अब फिर से एक बार हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी TSN प्रसाद राजभवन पहुंच गए हैं। इससे पहले वे नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले थे, जिसके बाद वे राजभवन पहुंचे हैं। वहीं गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला भी राजभवन पहुंच गए हैं और वहीं इस दौरान उन्होंने कहा है कि कैबिनेट विस्तार का 11 बजे टाइम दिया गया था सभी को, लेकिन अब उसे आगे बढ़ा दिया गया है।
वही इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए थे अश्विनी कुमार जी। तो हम अश्विनी कुमार जी से जानना चाहेंगे कि अश्विनी जी, जिस प्रकार आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जिस तरह पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एक बयान दिया था अपना, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे सरकार से नाराज नहीं हैं और वे बीजेपी के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे और उन्हें समर्पित रहकर हमेशा कार्य करेंगे। लेकिन उन्हीं के उस बयान के विपरीत ही अब जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि वे मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद की शपथ नहीं लेना चाहते, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी का विरोध एक तरह से कहा जा सकता है। जी, बिल्कुल, जिस तरह से अनिल विज का ये रवैया है और जिस तरह का बयान आया है, दोनों में कहीं न कहीं संतुलन बनता नहीं दिख रहा है। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि कहने में और करने में साफ अंतर दिख रहा है। जी। अनिल विज कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। इन अनिल विज के इन कारणों से ही सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और मंत्रिमंडल के विस्तार में कहीं न कहीं सबसे बड़ी यही वजह आई है कि अनिल विज लगातार सरकार से रूठे हुए हैं और उनको मनाने का प्रयास लगातार असफल हो रहा है। जिसके कारण ये मंत्रिमंडल विस्तार अभी भी लटका हुआ है। जी। जी अश्विनी जी, इस मुद्दे पर तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अब हम बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर सरकारी कर्मचारी जहां पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा, सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है, 50% तक का इसमें इजाफा किया गया है। जहां 1 जनवरी 2024 से ये नया आदेश प्रभावी होगा। नई दरों के हिसाब से मार्च में अप्रैल की सैलरी मिलेगी और मई में सैलरी के साथ जनवरी और फरवरी का एरियर भी मिलेगा। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों के डीए में 50% तक का इजाफा कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया था और डीए की दर में इजाफा करने का ऐलान किया था। इसका फायदा राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है। वहीं सरकार ने इस भत्ते में 46 से 50% तक की बढ़ोतरी की है। ये नया आदेश 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा और सरकार के प्रवक्ता ने आदेश के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों को नई दरों के हिसाब से मार्च की सैलरी अप्रैल में मिल जाएगी और वहीं जनवरी और फरवरी का जो एरियर है वो मई में सैलरी के साथ मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पेंशनर्स और उनके परिवार की डियरनेस रिलीफ यानी डीआर देने का भी फैसला किया है। ये अभी 1 जनवरी 2024 से ही लागू होगा और इसका भुगतान भी अप्रैल में किया जाएगा। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार चंडीगढ़ से। अश्विनी जी, हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक तोहफा दिया है जिसमें उनका डीए बढ़ा दिया गया है और 50% तक इसमें बढ़ोतरी की गई है, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखो, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार लगातार सभी वर्गों को लुभाने का प्रयास कर रही है और उसकी जी। एवज में कहीं न कहीं अपने मतदान में इजाफा कराने के लिए इस तरह की घोषणाओं को लगातार घोषित कर रही है। तो उसी की एवज में ही आज हरियाणा सरकार ने कर्मचारी वर्ग और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करने और लुभाने के लिए इस तरह का एक ये तोहफा दिया है, जिसके तहत उन्होंने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50% तक की वृद्धि कर दी है। इसका कहीं न कहीं सरकार को समझ आ रही है कि इसका एडवांटेज उनको लोकसभा चुनाव में ज़रूर देखने को मिलेगा। जी। जी। जी, जैसा कि आपने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। ये बात कहीं न कहीं सही भी साबित हो रही है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की बहुत पहले से इसकी मांग थी, लेकिन अब चुनावों को नज़दीक देखकर इसका ऐलान किया गया है। तो वहीं कर्मचारियों की ओर से इसके लिए क्या प्रतिक्रिया सामने आई है?
जी बिल्कुल, कर्मचारियों के लिए तो ये एक सरकार की तरफ से चुनाव से पहले का एक मौका है, जिसको लेकर कर्मचारी वर्ग में उत्साह है और कर्मचारी वर्ग खुश है। लेकिन कहीं न कहीं ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि सरकार की तरफ से दिया गया ये तोहफ़ा सरकार को कितना मददगार होगा? क्या कर्मचारी इसकी एवज़ में सरकार की फिर मतदान करेंगे या नहीं करेंगे? यह एक देखने का विषय होगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से सरकार जनहित के लिए ये फैसले उठा रही है, सरकार समाज के सभी वर्गों को वोट में साधने के लिए कदम उठा रही है। उसके मद्देनज़र कहीं न कहीं ये कर्मचारियों को साधने का भी एक सरकार का तरीका है। जी। जी। जी अश्विनी जी, मैं जानना चाहूँगी कि सरकार ने इसका ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या इसी के साथ कोई गाइडलाइन या कोई रूल रेगुलेशन अभी सरकार की ओर से जारी किए गए हैं? जी, बिल्कुल सरकार ने इसको लेकर नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है और बढ़े हुए वेतन 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे और जिसका एरियर मई तक कर्मचारियों को मिल जाएगा और इस महीने की तनख्वाह से ही ये बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा। जी। जी अश्विनी जी, इस खास मुद्दे पर जानकारी साझा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक तोहफा दिया है, जहां कर्मचारियों के डीए में 50% तक इजाफा कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया था, जहां डीए की दर में 50% तक का इजाफा करने का ऐलान किया गया है। इसका फायदा राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है। सरकार ने इस भत्ते में 46 से 50% तक की बढ़ोतरी की है। ये नया आदेश 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। सरकार के प्रवक्ता ने ये आदेश के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि कर्मचारियों को नई दरों के हिसाब से मार्च की सैलरी अप्रैल में मिल जाएगी और वहीं जनवरी और फरवरी का जो एरियर्स है वो मई में सैलरी के साथ मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो अभी हरियाणा में नई सरकार का गठन हुआ है। इससे पहले जेजेपी और बीजेपी में गठबंधन टूट चुका है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने बताई गठबंधन टूटने की वजह। शाह ने बताया क्यों टूटा जजपा और बीजेपी का गठबंधन। झगड़े के कारण नहीं टूटा है जजपा और बीजेपी का गठबंधन, ये कहना है अमित शाह का। उन्होंने कहा है कि अच्छे मूड में हुई है अलग हुई हैं दोनों पार्टियां। वहीं सीटों के बंटवारे पर नहीं बन पा रही थी सहमति, जिसको लेकर पार्टियां अलग हो गई। आपको बता दें, हरियाणा में नई सरकार गठित होने से पहले जजपा और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था, जिसको लेकर कई तरह की बातें की जा रही थी। वहीं उन सभी बातों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि जजपा और बीजेपी का गठबंधन क्यों टूटा है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा में जजपा और बीजेपी का गठबंधन टूटने की वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी लड़ाई या झगड़े के चलते जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन नहीं टूटा है। एक अच्छे मूड में हम दोनों पार्टियां अलग हुई हैं। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हैं अश्विनी कुमार जी। अश्विनी जी, केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए ये बयान दिया है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन क्यों टूटा है। उन्होंने कहा है कि बड़े ही अच्छे मूड में दोनों पार्टियां अलग हुई हैं। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल, 12 मार्च को जेजेपी और बीजेपी के बीच में गठबंधन टूट गया है और इस गठबंधन टूटने के बाद लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं इस दौर में ही कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने इस गठबंधन को टूटने की वजह बताई है। अमित शाह का कहना है कि ये गठबंधन कहीं न कहीं सीट शेयरिंग को लेकर टूटा है
क्योंकि जेजेपी लगातार सीटों की डिमांड कर रही थी और बीजेपी उन सीटों को वो देना नहीं चाहती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 मिशन के लिए बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने के मूड में है और वो इस तरह का कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। बीजेपी के द्वारा लगातार सर्वे और सर्वेक्षण करवाया गया है इस गठबंधन को लेकर, जिसके नफे नुकसान को भांपते हुए बीजेपी के आला कमान ने जेजेपी के साथ सीट शेयरिंग न करने का निर्णय लिया है और उसी के कारण ही ये गठबंधन टूटा है। उसी की पुष्टि ही गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है कि ये जो गठबंधन टूटा है ये आपसी मतभेद से नहीं टूटा है, कहीं ना कहीं हमारे विचार नहीं मिल रहे थे और विचार न मिलने के कारण ये सहमति से गठबंधन टूटा है, जिसके बदौलत हमारे बीच में न कोई मनमुटाव है न कोई खटास है और हम दोनों हंसी खुशी से इस गठबंधन से अलग हुए। जी जी अश्विनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अब हम बात करेंगे हरियाणा पंजाब की, जहां पर पंजाब में किसानों ने हरियाणा में जो सीएम सरकार ने फैसला लिया था विगत दिनों सरकार रहते हुए, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक फैसला लिया था जहां उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। सीएम रहते जो खट्टर सरकार ने फैसला लिया था, अब खट्टर को ही नहीं मिलेंगी सरकार कोठी और नौकरी। सीएम रहते लिया फैसला खट्टर पर ही हुआ लागू, खट्टर को नहीं मिलेगी सरकारी कोठी और नौकरी। पूर्व मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा किया था खत्म। आपको बता दें सीएम रहते लिया गया था फैसला, अब खट्टर पर ही लागू हुआ है उनका ये फैसला। उन्होंने फैसला लिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो पहले फैसिलिटीज दी जाती थी वो नहीं दी जाएंगी, जिसके चलते ये बंद कर दिया गया था और अब खट्टर को नहीं मिलेंगे सरकारी कोठी और नौकरी। पूर्व मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा खत्म किया गया था। हरियाणा सरकार से सीएम रहते खट्टर ने लिया था फैसला। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री को कई सुविधाएं मिलती थी जो कि अब उन्हें नहीं मिलेंगी। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अश्विनी कुमार जी। अश्विनी जी, खट्टर ने जब वे मुख्यमंत्री थे तब एक फैसला लिया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होंगे उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, ये खत्म कर दिया गया था और अब उन्हें किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज देने के लिए मना कर दिया गया था, जो कि अब उन्हीं पर लागू होगी। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैबिनेट ने ये लास्ट समय में ये फैसला लिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री को हरियाणा में कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा और इसको हरियाणा कैबिनेट में पास भी किया गया था। लेकिन 2014 में जैसे ही ये मनोहर लाल की सरकार आई, उसके बाद सरकार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस फैसले को पलट दिया है और आज हालात ये हो गए हैं कि जैसे ही मनोहर लाल आज मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं तो उसको इस सुख सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मनोहर लाल सरकार का ही पलटा हुआ फैसला है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी फेस करना पड़ रहा है। जी जी अश्विनी जी, जैसा कि आपने कहा कि मनोहर लाल को ही फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक शेर भी बोला था, जिसको लेकर उनका मतलब ये था कि उन्हें भले ही ये फैसिलिटीज ना मिले, उन्हें इससे लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी निजी संपत्ति को भी पुस्तकालय के लिए दान कर दिया था और उन्होंने इशारों में विधानसभा में ये कहा था कि उनको किसी तरह की सुख सुविधा का लाभ नहीं चाहिए, वो तो एक संत है और झोला उठाकर चल देंगे और वो संगठन में की लगातार सेवा करते रहेंगे, उन्हें सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं। जी अश्विनी जी, तमाम मुद्दों पर जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें हरियाणा सीएम रहते खट्टर ने फैसला लिया था जो कि अब उन्हीं पर लागू होगा। सरकारी कोठी और नौकर खट्टर को अब नहीं मिलेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा खत्म कर दिया गया था, जो कि अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी लागू होगा।
वहीं अब हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें, मोहन सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया है। आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले लिया गया है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। 42 से 46% तक हुआ है। केंद्र सरकार से अब भी 4% कम है। मार्च की सैलरी में मिलेगा लाभ। 4% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। जुलाई से 29 फरवरी तक की राशि का भुगतान किया जाएगा। सीएम 3 समान किस्तों में इसका भुगतान होगा। राशि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2024 में एरियर के रूप में जमा होगी। लाभ राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। रिटायर या मृत्यु हुए कर्मचारियों को नॉमिनी को एकमुश्त एरियर की राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है, जहां अब ये बढ़कर 42% से 46% तक हो गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिव्यानंद अर्गल जी। दिव्यानंद जी, आज मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जहां उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है, जिसको लेकर ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये कर्मचारियों को साधने का सबसे बड़ा ये मौका था, जिस कारण मोहन यादव सरकार ने इसका निर्णय लिया है। जी। जी। जी दिव्यानंद जी, मैं पूछना चाहूँगी कि कर्मचारी इसकी कई दिनों से मांग कर रहे थे, तो कहीं न कहीं कर्मचारियों में भी इसको लेकर खुशी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों की ओर से इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई महीनों से कर्मचारी कर्मचारी वर्ग पूरा बोल रहा था कि डीए बढ़ाया जाए। मैं आपको बता दूं, कर्मचारियों में खुशी का माहौल तो है, लेकिन केंद्र ने जिस प्रकार से 50% डीए कंप्लीट किया है, फिर भी केंद्र सरकार से 4% कम ये महंगाई भत्ता राज्य सरकार दे रही है, जिसके कारण अभी भी कर्मचारी वर्ग में थोड़ा सा रोष का दिखाई दे रहा है, जिसको कारण केंद्र सरकार से जो 4% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है राज्य के द्वारा, जिसको लेकर केंद्र सरकार के जो 50% महंगाई भत्ता दे रही है, तो ये भी कर्मचारी वर्ग ये कह रहा है कि राज्य को भी 50% भत्ता कर देना चाहिए। जी। जी। जी दिव्यानंद जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 50% महंगाई भत्ता जो वहां से है वो लागू करने के लिए कहा गया है, लेकिन राज्य सरकार ने इसे 42 या 46% तक ही लागू किया है। इसको लेकर कर्मचारियों में भी रोष है, लेकिन क्या राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई सफाई सामने आई है कि उन्होंने इसको लेकर कोई बयान दिया हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है? केंद्र सरकार से 4% कम भत्ता उन्होंने कर्मचारियों के लिए क्यों लागू किया है? जी, मैं आपको बता दूं, अभी तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कर्मचारी वर्ग में जरूर ये रोष दिखाई दे रहा है, क्योंकि कर्मचारी वर्ग जिस तरीके से चाहता था कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से 50% महंगाई भत्ता किया, वही मोहन यादव जी की सरकार, बीजेपी सरकार में भी वो यही चाहते थे कि पिछले कई महीनों से कर्मचारी वर्ग इस चीज पे लगा हुआ था कि उनको महंगाई भत्ता मिले, लेकिन सिर्फ 4% ही बढ़ाया है। लेकिन कर्मचारी वर्ग ये चाहता था कि इसको केंद्र के बराबर 50% किया जाए। जी। जैसा कि अभी आपने बताया कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ये स्कीम लागू की गई है, लेकिन डिफरेंट फील्ड होती हैं जहां पर अलग-अलग तरह के सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो सरकार की ओर से क्या गाइडलाइन, क्या रूल रेगुलेशन, क्या सब रूल्स लागू किए गए हैं और क्या आदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए मिले हैं कि किन प्रकार के कर्मचारियों के लिए, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए और जो मतलब कि जिनका जो शांत हो गए हैं उनके लिए या उनके जो भी नॉमिनीज हों उनके लिए क्या सरकार की ओर से इसके लिए आदेश आए हैं?
जी, मैं आपको बता दूँ ये जो 4% महँगाई भत्ता केंद्र राज्य सरकार ने ये बढ़ाया है जिसको लेकर अप्रैल से ये लागू हो जाएगा और मैं आपको बता दूँ कि अभी ऐसा जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो या सेवानिवृत्त हो, उन सभी लोगों को ये महँगाई भत्ता दिया जाएगा। हालाँकि अभी ये सिर्फ़ आदेश ये जारी हुआ है। अब ये देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के वजह से ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं क्योंकि कर्मचारी वर्ग को साधने का ये सबसे बड़ा ये साधन है क्योंकि कर्मचारी वर्ग क्योंकि ठीक चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें करना मतलब कहीं न कहीं ये वो कर्मचारी वर्ग को साधने का सबसे बड़ा कारण है जिसको लेकर आज मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से उन्होंने जो भी पैरामीटर उन्होंने बनाए होंगे अभी आदेश जारी किया हुआ है और ये आदेश जारी ये अप्रैल से हो जाएगा। जी। जी। जी, दिव्यानंद जी, वहीं अब हम ये बात हो गई है सरकार की ओर से कर्मचारियों को दिए गए तोहफ़े की। वहीं अब हम बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां पर ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है। कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। वहीं जबलपुर में भी जबलपुर सहित 26 राज्यों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूँ कि मौसम विभाग ने एडवाइज़री जारी की है। अगले 4 दिन में यानी 19 मार्च तक जगह-जगह ओले और बारिश होने का अनुमान ये लगाया जा रहा है और मैं आपको बता दूँ कि लगभग 40 से प्लस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएँ चल रही हैं और मैं आपको बता दूँ ये जबलपुर, नर्मदापुरम इन संभाग में अभी ओले पड़ने का आसार बताया जा रहा है। और वहीं अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो इसमें बारिश होने का संभव बताया जा रहा है। कई जगह ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। जी। जी। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि कई जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी पिछली बार भी हुआ था, जहां पर बारिश और ओले गिरने के कारण कई जगह फसलों को नुकसान हुआ था। इस बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां पर किसानों की फसल, कुछ लोगों की फसल कटी हुई खेतों में रखी है और कुछ लोगों की फसल कटने जा जी। रही है। तो इससे किसानों को क्या कुछ नुकसान होने की संभावना है? जी, मैं आपको बता दूँ अगर जगह-जगह ओलावृष्टि या बारिश होती है तो इसमें किसानों को बहुत बड़ा बहुत मार झेलनी पड़ेगी क्योंकि किसान जिस तरीके से खेतों में मेहनत करता है, दिन-रात एक करके उस अनाज को उगाता है और वहीं अगर अगर किसानों की कई सारी फसलें खेतों में अभी काट के रख दी गई हैं और कई सारी ऐसी फसलें हैं जो अभी घर तक नहीं पहुँची है, तो किसानों को बहुत बड़ी मार ये झेलनी पड़ेगी अगर ऐसा होता है। वहीं सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो उनको उचित मुआवज़ा दिया जाएगा। हालाँकि अगर कई जगह ऐसे ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं, कई जगह बारिश होने का अनुमान है पिछले 3 से 4 दिन बाद कई सारी जगह हवाएँ चल रही हैं, तो ऐसा किसानों को बहुत बड़ी ये मार झेलनी पड़ेगी और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी। जी। जी, दिव्यानंद जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 4 दिन ओले और बारिश के आसार जताए गए हैं, जहां मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, पांडुरना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर सहित 26 जिलों में इसका असर भी देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 19 मार्च तक ओले बारिश का दौर चलेगा। मार्च में तीसरी बार यानी शनिवार यानी आज से मौसम बदलेगा और मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और पांडुरना जिले में बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं, जबकि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका भी जताई गई है। वहीं अब हम बात करेंगे पंजाब की, जहां पंजाब में किसानों की अस्थि कलश यात्रा आज से शुरू हो गई है। शंभू बॉर्डर से रवाना हुए सभी किसान खनौरी बॉर्डर पर हुई थी शुभकरण की मौत। विभिन्न मार्गों से होते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे किसान। 17 और 18 मार्च को पंचकुला में निकलेगी कलश यात्रा। 2 दिन यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और तीसरे दिन अंबाला जिले में निकलेगी कलश यात्रा। पंजाब में किसानों की अस्थि कलश यात्रा आज से शुरू हो गई है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है और हजारों किसान हरियाणा, पंजाब के शंभू, खनौरी के साथ
डबवाली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं किसान आंदोलन के दौरान 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर गोली लगने से एक युवा किसान शुभकरण ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसकी अस्थियां आज शंभू बॉर्डर पर पहुंची हैं। यहां से किसान नेता कलश यात्रा लेकर रवाना हुए हैं। किसान लांडरा मोहारी सकेतड़ी होते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। वहीं किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि भाजपा गठबंधन के खिलाफ किसान आंदोलन 2 के शहीद शुभकरण सिंह और अन्य शहीदों के नाम पर तख्तियां और काले झंडे दिखाए जाएंगे। किसान नेता सरवर्ण सिंह पंधेर ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह की शहादत दिवस पर देश भर के युवाओं से शंभू बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की है। वहीं 22 और 31 मार्च को शहीदी समागम होगा। इन मोर्चा ने हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों में युवा दिवंगत किसान शुभकरण के गांव से अस्थियों का कलश लाकर कलश यात्रा निकालने का ऐलान किया है। साथ ही आह्वान किया है कि 22 मार्च को हिसार और 31 मार्च को अंबाला की मोहड़ा अनाज मंडी में शहीदी समागम का आयोजन किया जाएगा। वहीं अब तक 9 की मौत हो चुकी है और 4 दौर की वार्ता विफल दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन में अब तक 9 लोगों की मौत सामने आई है। इनमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। किसान एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने सहित अन्य मांगों पर अड़े हुए हैं और अब तक सरकार के साथ उनकी 4 बार बात हो चुकी है, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक उनकी पूरी मांगें सरकार नहीं मान लेती, वे धरने पर डटे रहेंगे। और वे अपनी किसी भी मांग से समझौता नहीं करेंगे। किसानों की अस्थि कलश यात्रा आज से शुरू हो गई है, जहां शंभू बॉर्डर से किसान रवाना हो गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से एक खबर सामने आई है, जहां पर रिश्तों को शर्मसार कर दिया गया है। आपको बता दें, पिता ने अपनी 11 साल की बेटी से ही दुष्कर्म किया। विद्यालय में गुड टच और बैड टच की जानकारी देने के बाद इसका खुलासा हुआ है, जहां कलयुगी पिता की करतूत सामने आई है। अपनी बेटी का पिता यौन शोषण कर रहे थे। नाबालिग ने बताई कलयुगी पिता की शर्मनाक करतूत। 2 सालों से मासूम बेटी से दुष्कर्म कर रहा था पिता। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी जानकारी एसपी ओमवीर सिंह ने दी है। उत्तर प्रदेश से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर एक कलयुगी पिता ने ही अपनी बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जबकि बच्ची को ऐसा कुछ पता ही नहीं था। जानकारी के अनुसार बच्ची को इस बारे में तब पता चला है जब बच्ची को उसके स्कूल में गुड टच और बैड टच की जानकारी दी गई, जिसके बाद बच्ची ने अपनी एक फ्रेंड से इसके बारे में बताया कि ऐसा उसके साथ कई सालों से होता रहा है और ऐसा कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के पिता ही उसके साथ ये शर्मनाक घटना को अंजाम देते रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें तो आजकल शायद बेटियां अपने
बाहर ही नहीं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं ये करतूत महिलाओं की हो रही घर में सुरक्षा को लेकर ही कई सवालिया निशान खड़े करता है। वहीं अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर किस तरह के कदम उठाती है, किस तरह की पहल सरकार की ओर से की जा सकती है कि लड़कियां अपने साथ हो रही इस तरह की करतूतों को समझ सकें। वहीं ये पहला मामला नहीं है जहां इस तरह की शर्मनाक करतूत को अंजाम दिया गया हो। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन उनमें बेटियों को या महिलाओं को या किशोरियों को कहे तो पता होता था कि क्या चीज़ उनके साथ हो रही है, क्या गलत क्या सही। लेकिन यहाँ पर जो मामला सामने आया है उसमें ऐसा सामने आया है कि बेटी को पता ही नहीं था कि 2 सालों से उसके साथ हो क्या रहा है। मासूम को अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार की जानकारी ही नहीं लग पाई। वहीं ये घटना दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता जो कि एक बाप का बेटी के साथ होता है उसको भी शर्मसार कर देने वाली है। आपको बता दें ये खबर गाजीपुर से है जहां पिता ने ही अपनी 11 साल की बेटी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। जबकि मासूम को अपने साथ कई सालों से हो रही इस घटना के बारे में कोई भनक ही नहीं थी। मासूम को पता ही नहीं था कि उसके साथ गलत हो रहा है या सही। बच्ची को इस बारे में जानकारी तब हुई जब बच्ची को इसकी जानकारी स्कूल में दी गई और गुड टच बैड टच के बारे में उसे बताया गया। जिसके बाद बच्ची ने अपनी सहेली से इस बारे में जानकारी साझा की और अपने कलयुगी बाप की इस करतूत को उसे बताया। वहीं जानकारी सामने आते ही पुलिस ने तुरंत आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और एसपी ओमवीर सिंह ने इस मामले में जानकारी साझा की है। आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है जहां पर पिता और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली करतूत को अंजाम दिया गया है। जहां एक पिता ने अपनी 11 साल की मासूम के साथ ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता बलराम सिंह। बलराम जी, उत्तर प्रदेश गाजीपुर से खबर सामने आई है जहां पर एक पिता ने ही अपनी 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? ये बड़ी शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ पर एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 11 साल की मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण किया है। ये बच्ची को ये
समझ में नहीं आया काफी समय तक कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जब एक बार उसने अपनी सहेली से इसकी चर्चा की तब जाके ये पता चला, फिर परिवार में बात खुली तब ये पता चला कि उसका पिता ही उसके साथ ये बदतमीजी कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। जी जी बलराम जी, जैसा कि आपने बताया कि पिता ही अपनी बच्चे के साथ एक शर्मनाक करतूत को अंजाम दे रहा था, तो क्या इस पर अभी तक किसी की नज़र नहीं पड़ी, किसी को पता नहीं चला या किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी? जैसा कि अगर हम कहें तो बच्चे के साथ रह रहे परिजनों को या उसके और अन्य दोस्तों को? जी आपको बता दें कि चूंकि बच्ची की उम्र काफी कम है, करीब 11 साल उम्र है बच्ची की, तो बच्ची को स्वयं ही नहीं पता था लंबे समय तक कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसे ये लग रहा था उसके पिता उसके स्नेह कर रहे हैं, उसको उसका दुलार कर रहे हैं। इसमें उसको लंबे समय तक पता ही नहीं चला कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जब उसे कुछ चीजें जो ज्यादा तकलीफदायक लगी तब उसने अपनी सहेली से इसकी चर्चा की। तब कहीं ये बात परिवार में जाके खुली। उसकी जो परिवार में जब लोगों को तब पता चला उसका पिता ही ऐसी हरकतें कर रहा था। पुलिस का कहना है कि ये जो आरोपी है ये पहले भी कई और बच्चों के साथ भी ऐसी हरकतें कर चुका था। हालांकि लोक लाज के वजह से लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को नहीं की। जी जी बलराम जी, जैसा कि आपने कहा है कि जो आरोपी पिता है वो इस तरह की घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुका है, तो क्या पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर की जा रही है? जी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा। जी, वहीं अगर हम बात करें तो सरकार की ओर से इन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ पहल की जा सकती है? जी इसको लेकर लगातार सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चला रही है। इसके साथ ही बच्चों को जागरूक करने के लिए बहुत तरह के कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं कि उन्हें पता चले कि आखिर गुड टच और बैड टच में अंतर क्या है। भाई चूंकि ये जो टचिंग है ये गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। ये सामने वाले की मंशा पर निर्भर करता है कि ये गुड टच है या बैड टच है। बच्चे भी इस बात को महसूस कर लेते हैं कि सामने वाले ने किस नियत से उनको टच किया है। तो लगातार इस पे सरकार के साथ साथ परिवारों को भी जागरूक होना पड़ेगा, खासतौर पर अब बच्चों के माँ बाप को। लेकिन अब ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, एक रेयर मामला है जब पिता जो समाज से जो बुरी चीजों से बुरी ताकतों से अपने बच्चों की रक्षा करता है वही पिता ही भक्षक बन चुका है। अब ये एक अलग तरह का मामला है, लेकिन वैसे यही माना जाता है कि परिवार अपने बच्चों को इस बारे में जागरूक करे, उन्हें बताए कि लोग समाज में कैसा कैसा चीजें अराजकता हो रही है, लोग कैसे बच्चों का शोषण करने की नियत से उन्हें गलत तरीके से टच करते हैं। जी, पुलिस और सरकार को इस मामले में आगे और क्या कार्रवाई करनी चाहिए? जी आप पुलिस को खासतौर पर ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे ये नजीर बने और समाज को भी कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए। ऐसे इस तरह के जो कलयुगी बाप हैं जो इस तरह की अराजकता अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, अपनी बेटी के साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को भी ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए और जिससे कि कम से कम ये मैसेज जा सके कि लोग अपने बच्चों के साथ, वैसे किसी के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों के साथ जब लोग कर रहे हैं तो भरोसा किस पे किया जाए, ये बड़ा सवाल एक उठता है। जी जी बलराम जी, वहीं अगर हम आपसे पूछे कि इस शर्मनाक करतूत को लेकर जो आरोपी के परिजन हैं और बच्चे के जो परिजन हैं उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया, क्या बयान सामने आ रहे हैं? वो परिवार बेहद काफी संसार अपने को महसूस कर रहा है, क्योंकि कहीं कहीं वो बेटी उनकी है और वो आरोपी जो उसका पिता है वो भी उसी परिवार का ही सदस्य है। तो वो परिवार तो इस समय किसी से बात करने से कतरा रहा है। जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं आरोपी के चेहरे पर कहीं चिकन देखने को नहीं मिली। पुलिस ने ये बताया कि आरोपी को अपनी करतूत पर शर्म तक नहीं आई, ना उससे कोई ऐसी कोई जो है वो व्यक्त की कि मेरे साथ कोई मुझसे कोई गलती हुई है, उसको कहीं भी गिल्टी फील भी नहीं हुआ। जी जी, जैसा कि बलराम जी इस मामले में सामने आया है कि बच्ची को कई तौर पे विकट लोग हैं। जी बलराम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा कि इस मामले में देखने को मिला है कि कई सालों तक बच्ची को जानकारी ही नहीं थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसे में मासूम बच्चियों को किस प्रकार से पता चले, किस प्रकार से उन्हें जानकारी दी जाए कि वो गुड टच और बैड टच में फ़र्क जान सकें, उन्हें समझ सकें और उनके साथ यदि कुछ गलत होता है तो इसकी जानकारी वे दूसरों को दें और इस चीज़ का वे विरोध कर सकें? जी इसमें सबसे अहम चीज ये है कि बच्चों से उनके जो गार्जियन है उनको संवाद स्थापित करना चाहिए।
गार्जियन लगातार बच्चों से हर तरह की खुल के बात करें, जिससे बच्चे कम से कम ये चीजें उन्हें बताने से हिचके नहीं। जैसा कि इस जी। मामले में सामने आया कि बच्ची ने कई बार परिवार में ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन हर कोई उसे डांट दे रहा था, क्योंकि किसी को ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनका बाप उसको गलत तरीके से टच कर रहा है। तो कहीं न कहीं गार्जियन को भी, माँ बाप को भी ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे ये कुछ कह रहे हैं उनसे, तो उनको भी समझना चाहिए कि इसमें क्या कुछ गलत भी हो सकता है। तो ये परिवार की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को भी समझने का प्रयास करें, उनको समझाएं भी, उनको समझे भी। यदि वो किसी की कोई शिकायत कर रहे हैं या कहीं पर वो कोई अप्रत्याशित चीज बता रहे हैं, तो उस पर निगाह रखें और उस पर बातचीत करें और बच्चों को समझाएं भी कि, और उसको खुद भी समझे कि कहीं न कहीं कोई उनके बच्चों के साथ गलत हरकत न कर पाए। वही बलराम जी, ये बात हो गई है बच्चियों को जानकारी देने की। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, तो योगी सरकार इन मामलों में काफ़ी सख्त मानी जाती है। कहा जाता है कि योगी सरकार में बेटियों को न्याय तुरंत मिलता है। वहीं अब ये मामला है जिसमें सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जा सकती है? जी, इसमें एक जो सबसे अहम चीज है कि आरोपी और पीड़ित दोनों पिता पुत्री हैं, एक ही परिवार के हैं। तो अब इसमें तो बुलडोजर बाबा का चलेगा नहीं, क्योंकि बुलडोजर चलेगा तो बेटी का भी घर गिर जाएगा, क्योंकि घर भी एक ही है। अब मुख्य चीज ये है कि बच्ची की पढ़ाई से लेकर उसकी परवरिश में कहीं न कहीं अब बाधा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वो पिता भी, आरोपी जो है वो उसका पिता भी है। तो इसके लिए सरकार को कंपनसेशन और विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजना है उसका लाभ बच्ची को मिलना चाहिए, और कहीं न कहीं उसकी जो गार्जियनशिप है वो एक सुरक्षित हाथों में देनी चाहिए, जिससे बच्चे की परवरिश अच्छी हो सके। और सरकार अपनी जो योजनाएं हैं या जैसे भी बच्ची को लाभान्वित किया जा सकता है कि उसकी शिक्षा और उसके समुचित विकास में कहीं कोई बाधा न उत्पन्न हो और वो एक अच्छा जीवन जी सके। जी। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए कि बच्ची की अब जिसको भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो उसकी अच्छे से परवरिश करे। लेकिन बच्ची के साथ उसके खुद के पिता ने ही जो कुकर्म किए हैं, क्या उसके बाद वो मासूम बच्ची किसी पर भी भरोसा कर पाएगी या वो किसी के भी साथ रह पाएगी? क्योंकि बच्ची की अभी उम्र काफ़ी छोटी है, तो वो शायद अब किसी पर भरोसा ना कर सके, या हो सकता है इस चीज़ का उसकी मानसिक स्थिति पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा हो। तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, और ये बच्ची की मानसिक स्थिति इस समय वाकई बहुत दयनीय है। वो किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं परिवार का एक बड़ा वर्ग उसे ही दोषी मान रहा है। उसे लोगों को एक समाज को भी हमारी ये बात समझनी चाहिए कि बेटियों के साथ अगर उनके घर में कुछ हो रहा है तो कहीं न कहीं इसको स्वीकार किया जाए। हमारा चूंकि समाज पुरुष प्रधान समाज है, ये पुरुषों की गलती एक्सेप्ट ही नहीं करता है इतनी जल्दी। तो कहीं न कहीं ये बात बेटी को कहीं से भी ये गिल्टी फील न हो, इसके लिए समाज को चाहिए उसके साथ खड़े हो, परिवार उसके साथ खड़ा हो, और उसकी परवरिश जो खासतौर पर अभी तक सामने आ रहा है कि उसके ननिहाल पक्ष को जो है उसकी परवरिश का जिम्मा दिया जा रहा है। और ये हो, चूंकि अब किसी न किसी पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार की भी एक सीमा है, समाज की भी एक सीमा है, और बच्चे की परवरिश के लिए उसके ननिहाल पक्ष को ये जिम्मेदारी देने की बात चल रही है। अब ये परिवार ही तय करेगा कि ये बेटी अपने ये जो पिता का घर है यहाँ रहेगी या ननिहाल में रहकर अपनी आगे की शिक्षा और जो चीजें हैं वो पूरी करेगी। जी। जी, बलराम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि सरकार की ओर से और कई विशेष जो समूह हैं उनकी ओर से बच्चों को जागरूक करने का काम किया जाता है, लेकिन शायद ये पहल इतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही है, या ये उन बच्चों तक इतने जल्दी पहुँच नहीं पा रही है क्योंकि अभियान इतने वृहद स्तर पर नहीं चल पा रहा है। तो क्या कुछ अभियान इसको लेकर चलाना चाहिए, या खेल-खेल में बच्चों को इसकी जानकारी साझा करनी चाहिए? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी, इसमें बच्चों की जागरूकता तो एक सीमा तक तय है। जो ये पुरुषों के बीच में जो एक मानसिकता है, इस पर हम लोगों को चर्चा ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपने भी देखा होगा, देखने को ये लगातार मिलता है कि 6 माह की, 1 साल की बच्ची, 2 साल, 1.5 साल की बच्ची, इनके साथ भी दरिंदे वहशियाना हरकतें कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जागरूकता की और एक ये जो एक मानसिक इसको दिवालियापन कह लें या सनक कह लें या एक दरिंदगी कह लें, जो ये एक पुरुषों में भरी हुई है, इस पर रोक लगाने की बेहद आवश्यकता है। इसके लिए कहीं न कहीं उनको एक उचित इसको शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। कानून का डर उसकी एक सीमा है।
क्योंकि कानून तो बाद में आता है, पहले घटना हो जाती है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हो जो हमारे समाज में अब कहीं 1 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आ जाती है। उससे आप क्या कहेंगे? कोई बच्ची को क्या जागरूक किया जाए? जागरूकता तो ये जो पुरुष है या जो आरोपी पक्ष है इनको होनी चाहिए, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जो मासूम बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं, इनमें जागरूकता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जी जी बलराम जी, तमाम मुद्दों पर जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, गाजीपुर से ये खबर थी जहां पर एक पिता ने अपनी 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और वो विगत 2 सालों से बच्ची के साथ इस तरह के दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। आज की वीआईपी विशेष चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही विशेष मुद्दों पर चर्चा के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।